एक ऐसा लीडर जो कभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहा गया था, वही लीडर जो मीम्स का फेवरेट टॉपिक बन चुका था, और वही लीडर जो आज फिर से हेडलाइंस में है। Rahul Gandhi, who once again is saying that there is vote chori which is happening across the country. Rahul Gandhi reiterates vote chori charge. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। आपने व्हाट्सएप में उनके मीम्स देखे होंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पप्पू का लेबल सुना होगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 3 सालों में राहुल गांधी की इमेज ड्रामेटिकली चेंज हुई है। It was an absolutely exhilarating experience. सोचो जरा, 2014 से 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस की हिस्टोरिक डिफीट, अमेठी जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से खुद राहुल गांधी का हारना, और फिर 2022 में एक ऐसी यात्रा जिसमें 4000 किलोमीटर चल के देश के आम लोगों से कनेक्ट करना, और अब 2025 में एक्सप्लोसिव एलिगेशन वोट चोरी का। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा। राहुल गांधी का कहना है कि लाखों वोट्स सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट किए गए। उन्होंने डाटा वेबसाइट और पब्लिक प्रेजेंटेशन के साथ सामने रखा। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों के पास ही इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। तो सवाल ये है, क्या राहुल गांधी सिर्फ एक मीम लीडर थे या फिर उनका कमबैक अभी शुरू हुआ है? और सबसे बड़ी बात, क्या 2022 और 2025 के ये इवेंट्स राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना रहे हैं क्या? इस वीडियो में हम राहुल गांधी की कहानी डिटेल में समझने वाले हैं। कैसे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और क्या ये उनका कमबैक है? देखिए, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को न्यू दिल्ली में हुआ। राहुल गांधी के परिवार की पॉलिटिकल लेगेसी बहुत बड़ी है। उनके दादा फिरोज गांधी एक पॉलिटिशियन थे और उनकी दादी इंदिरा गांधी, जिन्हें हम सभी जानते हैं, इंडिया की पहली और अब तक की ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उनके पिता राजीव गांधी, जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और उनकी माँ सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की फॉर्मर प्रेसिडेंट रही है। राहुल गांधी का बचपन ज्यादा पब्लिक नहीं था, क्योंकि उनके परिवार को सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा रहते थे। खासकर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने इनिशियल स्कूलिंग सेंट कोलंबिया स्कूल न्यू दिल्ली से की। उसके बाद हाई स्टडीज के लिए इंडिया के हार्डकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर और अब्रॉड में रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने एजुकेटेड पर्सन है। देखिए, राहुल गांधी ने 2004 में ऑफिशियली पॉलिटिक्स में कदम रखा, जब उन्होंने जनरल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और अमेठी उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अमेठी एक ऐसा कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहां उनके परिवार का इन्फ्लुएंस डेकेड से रहा है। उनके पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी भी यहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। तो ये उनके लिए एक नेचुरल पॉलिटिकल बेस था, जहां लोग उनके परिवार को पहचानते थे और पॉलिटिकल सपोर्ट भी करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स के फील्ड में उनका एक्सपोजर इससे पहले भी था, क्योंकि वो पॉलिटिकल डायनेस्टी में पैदा हुए थे। उन्होंने कांग्रेस की यूथ विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के एक्टिविटीज में क्वाइटली पार्टिसिपेट किया था। देखिए, 2007 में राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, और साथ ही वो यूथ कांग्रेस और NSUI को भी लीड कर रहे थे। देखिए, यहाँ तक राहुल गांधी की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। ना तो उनका पॉलिटिक्स में राइज हुआ था और ना ही उनका डाउनफॉल। फिर आता है 2013, जब कांग्रेस ने सबसे बड़ा स्टेप लिया और राहुल गांधी को कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। मगर मानो इसके बाद जैसे बीजेपी राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। बीजेपी ने अपने IT सेल और गोदी मीडिया का यूज करके राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। और फाइनली दिसंबर 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए, और ये एक नेचुरल ट्रांजिशन था। सोनिया गांधी के बाद पार्टी के स्टेट यूनिट्स ने यूनानिमसली उनको सपोर्ट किया। इनिशियल डेज में राहुल गांधी को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। मीडिया और ऑपोजिशन उनकी कैपेबिलिटीज पर क्वेश्चन करते रहे। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है, उन्होंने तो लगता है
सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। लोग कहते थे ये सिर्फ पॉलिटिकल फैमिली का लड़का है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। देखिए राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस हमेशा से एक सेंट्रल डिस्कशन का पॉइंट रही है। 2014 का लोकसभा इलेक्शन इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय कांग्रेस पार्टी एक हिस्टोरिक डिफीट को फेस कर रही थी और कांग्रेस सिर्फ 44 सीट ही जीत पाई थी, और जो उनके पिछले डेकेड्स के रिकॉर्ड में सबसे कम था। मगर इसके कॉन्ट्रास्ट में राहुल गांधी खुद अमेठी से जीत गए, जो उनके लिए एक ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। राहुल गांधी तो पर्सनली जीत रहे थे, लेकिन पार्टी ओवरऑल वीक पोजीशन में थी। इसका एक मेजर रीजन था बीजेपी की मोदी वेव, और बीजेपी का स्लोगन था अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन मीडिया में, अखबारों में, मैनिफेस्टोस में हर जगह यही स्लोगन चलाया गया, और कितने अच्छे दिन आए हैं हम सभी जानते हैं। 2014 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी की इमेज और उनके कैंपेन्स का ग्राउंड लेवल मोमेंटम पूरे इंडिया में डोमिनेट कर रहा था। देखिए जहां मोदी को गोदी मीडिया के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव और डेवलपमेंट फोकस लीडर के रूप में दिखाया गया, और वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप को वीक और इनएक्सपीरियंस प्रिसाइब किया गया। मानो लोगों के साथ कांग्रेस का पर्सनल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पा रहा था। और साथ ही 10 साल के यूपीए रूल के बाद लोग करप्शन, स्कैम्स और स्लो गवर्नेंस से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और बीजेपी ने इस सेंटीमेंट को इफेक्टिवली यूज किया। यूपीए के सेकंड टेन्योर में स्कैम्स जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला और अदर करप्शन केसेस ने पब्लिक का ट्रस्ट कम कर दिया था। यूपीए के इन्हीं स्कैम्स की वजह से इसका खामियाजा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आगे चलकर 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भुगतना पड़ा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देखिए होता क्या है कि 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो लोगों के लिए डाटा इतना चीप हो गया कि हर जगह इंटरनेट एक्सेसिबल हो गया, और साथ ही मीम्स का एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसका फायदा बीजेपी ने पूरा उठाया और राहुल गांधी की इमेज को एक मीम मटेरियल बना दिया। पप्पू नेम का लेबल राहुल गांधी के साथ सर्कुलेट होने लगा, और बीजेपी के कई भाषणों में राहुल गांधी को अमीर शहजादा और मोदी को एक चाय वाला शो किया गया। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। हालांकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में वो सिर्फ पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, मगर जबरदस्ती बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी को कांग्रेस का मेन फेस बनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक मीम पेजेस और ट्विटर ट्रेंड्स के जरिए राहुल गांधी को एक जोक बनाया गया। ये सब चीजें नेचुरल लगती थी, मगर इन सब के पीछे बीजेपी का कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग शामिल होता था। देखिए इसका असर ये हुआ कि पॉलिटिक्स जो स्पीचेस, रैलीज और न्यूज़पेपर हेडलाइंस में डिसाइड होती थी, उसमें एक नया लेयर आ गया, मीम्स का लेयर। 10 सेकंड की क्लिप घंटों की स्पीचेस से ज्यादा इम्पैक्टफुल बन गया। देखिए एक तो कांग्रेस का डाउनफॉल पहले से ही चल रहा था, मगर मीम्स की वजह से कांग्रेस का डाउनफॉल और भी ज्यादा एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि परसेप्शन पॉलिटिक्स में रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए जब एक लीडर को बार बार एक ही लेवल के थ्रू प्रेजेंट किया जाए, जोक बनाया जाए, पप्पू बोल के डोमिनेट किया जाए, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और दूसरी साइड गोदी मीडिया जो मोदी को भगवान बना देती है, मोदी का तो नाम उच्चारण है, वो तो मेरे लिए भगवान है। भगवान उसको हम पैर छुए ना। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक की सोच भी उसी डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगी। देखिए फिर आते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन पर। यहाँ पर भी हालात कुछ ज्यादा नहीं सुधरे। इस बार भी पूरी कंट्री में बीजेपी के सामने ऑपोजिशन वीक दिखा। राहुल गांधी ने अपनी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा एफर्ट डाला। रैलीज, मैनिफेस्टोज, यूथ आउटरीच प्रोग्राम्स और डोर टू डोर कैंपेन्स किए गए, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बीजेपी ने पूरे देश की जनता को ऐसा मैनिपुलेट किया कि 2019 की लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरह से डोमिनेट करती है और कांग्रेस सिर्फ 52 सीट ही जीत पाती है। लेकिन फिर भी इस हार के बीच कांग्रेस ने कुछ जगह पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। सबसे पहले केरला, जो हमेशा से कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, वहाँ उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और राहुल गांधी खुद वायनाड से लड़े और चुनाव जीते। मगर अमेठी, जो कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, वहाँ राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए, जो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा शौक था। जिसके बाद राहुल गांधी ने ऑफिशियली 3 जुलाई 2019 को पार्टी प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया। इसके बाद से कांग्रेस में इंटरिम
प्रेसिडेंट के रोल में सोनिया गांधी ने दोबारा पद संभाला, जब तक कि 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया गया। देखिए, इसके बाद 2022 तक राहुल गांधी पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नजर नहीं आए। सबको लगा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो चुका है, मगर 2019 का डिफीट राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल और पॉलिटिकल सेटबैक था। सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन ही नहीं, बल्कि अमेठी जैसे ट्रेडिशनल सीट को लूज करना भी उनके लिए एक इमोशनल झटका था। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने एक हिस्टोरिक पदयात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक पहुंचने का टारगेट था, जिसका एजेंडा था पूरे भारत को एक सिंबॉलिक थ्रेड में जोड़ना। कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा बोला। ये यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्च नहीं थी, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति लोगों का परसेप्शन चेंज करना था। 2016 के बाद मीम्स और सोशल मीडिया ने राहुल गांधी का पप्पू वाला इमेज क्रिएट कर दिया था, लेकिन जब वो 3500 किलोमीटर वॉक करते हुए आम लोगों से मिलते हैं, उनके घर में रुकते हैं, लोगों की बातों को पेशेंटली सुनते हुए नजर आए, तो पब्लिक परसेप्शन बदलना शुरू हुआ। मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी फोटोज वायरल होने लगी, जहां वो लोगों के बीच बेयरफुट चल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और फार्मर्स और मजदूरों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये इमेजेस लोगों का परसेप्शन चेंज करने लगे। देखिए, जो कनेक्शन लोग पहले फील नहीं कर पा रहे थे, वो कनेक्शन इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने डायरेक्टली लोगों से बनाया। राहुल गांधी ने स्पीचेस कम किए और लोगों की प्रॉब्लम्स सुनने में ज्यादा ध्यान दिया। हर दिन नया शहर, नया गाँव और नए लोगों से मिलना, ये ग्राउंड कनेक्शन उनको सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में एस्टेब्लिश करने लगा। और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान राहुल गांधी के ऊपर मीम्स की जगह पॉजिटिव विजुअल्स डोमिनेट करने लगे। जहां पहले उनके ऑकवर्ड क्लिप्स वायरल होते थे, अब उनके जॉगिंग शूज, पसीने से भीगे हुए कपड़े और लोगों के साथ कैंडिडेट मूवमेंट्स वायरल होने लगे। इस यात्रा ने कांग्रेस के लिए एक मोरल बूस्टर का काम किया। ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल स्ट्रेटेजी थी। और फाइनली जनवरी 2023 में जब यात्रा कश्मीर में खत्म हुई, स्नोफॉल के बीच राहुल गांधी ने तिरंगा लहराया। राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिखा। ये यात्रा सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं थी, उसका मेजरेबल इलेक्टोरल इफेक्ट भी हुआ। जहां 2019 में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीट जीती थी, अब वहीं 2024 में उन्होंने नियरली 99 सीट जीती, यानी ऑलमोस्ट डबल। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने बेटर परफॉर्मेंस किया, स्पेशली वहां जहां से यात्रा गुजरी थी। राजस्थान, महाराष्ट्र जैसी जगहों में भारत जोड़ो यात्रा वाले रीजन में एक अलग स्विंग नजर आया, लेकिन हर जगह रिजल्ट्स इक्वल नहीं थे। कुछ स्टेट्स में यात्रा रूट्स होने के बावजूद कांग्रेस को वो बूस्ट नहीं मिल पाया जिसका एक्सपेक्ट किया गया था। बीजेपी के लिए ये इलेक्शन एक मिक्स्ड बैग रहा। उन्होंने अभी भी सरकार बनाई, लेकिन उनकी सीट्स 2019 के मुकाबले काफी घटी। 2019 में 303 सीट्स थे, जो घटकर 2024 में 240 रह गए। और उनका प्लान अब की बार 400 पार का स्लोगन अधूरा का अधूरा रह गया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने खुद बोला कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को काउंटर करने में फेल हुई है। उन्होंने एडमिट किया कि ये यात्रा वोटर सेंटिमेंट पे इफेक्टिव रहा और बीजेपी इसका जवाब सही से नहीं दे पाई। और अब हाल ही में हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने 8 अगस्त 2025 को वोट चोरी का मुद्दा उठाया, और जिसका जवाब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन सही से नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपने एलिगेशन को पब्लिकली और सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया। उन्होंने महादेवपुरा, जो कि बेंगलोर के सेंट्रल का एक असेंबली सेगमेंट है, उन्होंने इसका डिटेल्ड डाटा पॉइंट आउट किया, जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क रजिस्ट्रेशन और फॉर्म 6 का मिसयूज, और बोले कि एक ही सेगमेंट में 1 लाख से ज्यादा की वोट चोरी हुई है। इसके साथ कांग्रेस ने डेडिकेटेड वेबसाइट और एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी रिलीज किया, जिसमें उन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन और एग्जांपल्स दिखाए। देखिए, राहुल गांधी ने एक न्यूमेरिक ब्रेकडाउन दिखाया, इनवैलिड एड्रेसेस काउंट, बल्क वोटर एड्रेस और फॉर्म 6 का मिसयूज। और एग्जांपल के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर रिकॉर्ड और फोटो मिसमैच भी पब्लिक किए। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न सिर्फ महादेवपुरा तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार जैसे स्टेट्स में भी देखा गया है। उनका कहना है कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन आउटकम्स को मैनिपुलेट किया गया है। देखिए, 2016 के बाद राहुल गांधी को पप्पू के नाम से ट्रोल किया गया और मीम कल्चर में उनकी इमेज को कमजोर पॉलिटिशियन की तरह दिखाया गया। लेकिन 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी वापस आए। 4000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच उन्होंने एक नई कहानी लिखी। वही कहानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखी, और अब वोट चोरी के एलिगेशन ने उनके नैरेटिव को और तेज कर दिया है। यही
वजह है कि जो राहुल गांधी पहले मीम के सब्जेक्ट में थे, आज वही सीरियस ओपोजिशन लीडर बन गए हैं। और यही सब कारण है कि लोग उन्हें नेक्स्ट पीएम के रूप में देख रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से राहुल गांधी ने पब्लिक कनेक्शन बिल्ड किया है, और साथ ही अब लोग भी समझ चुके हैं कि मोदी गवर्नमेंट उनका पिछले कितने सालों से बेवकूफ बना रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, मगर एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन लीडर का होना भी जरूरी है ताकि देश में एक बैलेंस बन सके लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में। अगर दूसरी पार्टी का लीडर कमजोर होगा तो रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी करती रहेगी। देखिए, जैसे एक प्लेन के लिए दोनों विंग्स का होना जरूरी है, उसी तरह से दो स्ट्रॉन्ग लीडर का होना भी बहुत जरूरी है।